Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा Objectives of Management. See, in my previous videos हम लोगों ने बात की मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. अब हम शुरू करने जा रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. पहले यहाँ पे हम उसके तीनों ऑब्जेक्टिव्स को शॉर्ट वे में डिफाइन करेंगे. उसके बाद इंडिविजुअली एक एक ऑब्जेक्ट को चूज करेंगे और उसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा. सो ये 4 वीडियोस आपको कंटिन्यूस देखनी है, तभी आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आएगा. देखते हैं इसमें लिखा क्या है. ये बोलते हैं जब हम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स या फिर गोल्स के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे 3 चीज़ों की बात होती है. मतलब मैनेजमेंट के 3 गोल्स हैं, 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं. फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. मतलब मैनेजमेंट कैसे ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ अचीव करने में हेल्प करती है. मतलब ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में वो कौन से एम्स रखता है जो वो मैनेजमेंट के थ्रू अचीव करना चाहता है, जो वो अच्छी मैनेजमेंट से काइंड ऑफ पाना चाहता है. सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव्स. मतलब सोसाइटी को एज सच क्या फायदा मिलेगा मैनेजमेंट से, क्या सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. और उसके बाद फाइनली आता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. तो ये बात करता है पर्सन्स के बारे में कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, हाउ कम दे आर बेनिफिटिंग बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट. तो इसे हम 3 स्टेप्स में पढ़ रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और उसके बाद पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. ये बोलता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपने स्ट्रक्चर में मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करता है तो उसके कुछ गोल्स होते हैं, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एम्स होते हैं उसके दिमाग में. वो एम्स क्या हैं? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ. अब ये सीक्वेंस में क्यों लिखे हुए हैं उसका रीज़न बता देती हूँ. कोई इंसान है, उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया. सबसे पहले उसका क्या एम होगा? सबसे पहले उसका एम होगा कि मुझे आउट ऑफ एवरीबडी सरवाइव करना है. बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे. सबसे पहले आपका एम क्या होता है कि मुझे सरवाइव करना है सबसे पहले. उसके बाद कोई और बात आती है. तो आपने एक बार सर्वाइवल गेन कर लिया, उसके बाद आप सेकेंड लेवल पे जंप करेंगे जहां आप सोचेंगे प्रॉफिट कमाने के बारे में. जहां आप सोचेंगे क्या? प्रॉफिट कमाने के बारे में, फायदा, नफे नुकसान के बारे में. और एक बार आपकी कंपनी को कंटिन्यूस प्रॉफिट मिलने लग गया तो आप सोचेंगे ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के बारे में. कैसे मैं इस कंपनी को एक्सपैंड कर सकता हूं और बड़ा बना सकता हूं, उस चीज़ के बारे में आप सोचेंगे यहाँ पे. सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में वो बोलते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एम्स होते हैं जब वो मैनेजमेंट के बारे में बात करता है. और वो एम्स क्या हैं? फर्स्ट है सर्वाइवल, की मतलब सारे कॉम्पिटिटर्स में आपको सर्वाइव करना है. उसके बाद है कि आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करना है. और जब आप कंटिन्यूसली प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप फाइनली क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं. तो ये हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो आप किसकी मदद से अचीव करना चाहते हैं? मैनेजमेंट की मदद से अचीव करना चाहते हैं. फिर ये बोलता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. मतलब सोसाइटी क्यों मैनेजमेंट को इतना प्रेफरेंस देती है, उसको क्यों लगता है कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये बोलते हैं फर्स्ट है क्वालिटी प्रोडक्ट्स. अच्छी मैनेजमेंट होगी, अच्छे प्रोडक्ट्स बनेंगे, लोग उनकी क्वालिटी से खुश होंगे. तो वो हो गया. रीजनेबल प्राइस. मैनेजमेंट में हमने एक फीचर पढ़ा था, ये एफिशिएंट और इफेक्टिव होना चाहिए. तो मतलब कम दाम में ज़्यादा चीज़ प्रोड्यूस करना. जब आप कम कॉस्ट में ज़्यादा चीज़ प्रोड्यूस करोगे तो आप उसका प्राइस भी तो वैसे ही रखोगे. ज़्यादा कॉस्ट इन करोगी तो प्राइस भी ज़्यादा होगा, कम कॉस्ट इन करोगी तो प्राइस भी कम होगा. तो आप यहाँ पे क्या करोगे? जब आपकी कॉस्ट कम आएगी तो आप प्राइसेस भी क्या रखोगे? थोड़े से रीजनेबल रखोगे. फिर ये बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी.
जब कोई मैनेजमेंट ग्रो करवाता है अपने बिजनेस को तो वहां पे और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो और ज़्यादा लोगों को काम मिलता है, और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो वो एम्प्लॉयमेंट आपकी यहाँ से जनरेट हो रही है। फिर ये बोलते हैं इकोनॉमिक वेल्थ, आपकी एम्प्लॉयमेंट लग गई है, आप खुश हैं, आप खुशी खुशी कमा रहे हैं। जब आप कमाएंगे तो फिर आप बनाएंगे मतलब प्रॉपर्टी बनाएंगे, गोल्ड बनाएंगे, असेट्स बनाएंगे, तो आपकी क्या हो रही है, वेल्थ ग्रो कर रही है, वेल्थ इंक्रीज हो रही है। फिर ये बोलते हैं एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जब आप अच्छा कमा रहे होंगे, अच्छा खा रहे होंगे, वेल्थ ग्रो कर रही होगी, तो आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालेंगे, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई पैटर्न, आईसीएसई पैटर्न स्कूल्स में डालेंगे। फिर आप हेल्थ की तरफ थोड़ा ध्यान देने लग जाएंगे, हाइजीनिक फूड खाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स में जाएंगे बीमारी के टाइम पे। और वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब कौन कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके इंप्रूव करनी है, कुछ अच्छा और कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आप सीखने के पीछे भेजेंगे अपने बच्चों को। इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड एट द सेम टाइम ये बोलते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं सोसाइटी की ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी वांट हमारा एनवायरनमेंट भी उतना ही सेफ सिक्योर रहे जितना हम रहते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो गया तो वो अल्टीमेटली किसको हार्म करने वाला है, हमें हार्म करने वाला ना। आप बताओ दूषित हवा होगी तो उस टाइम पे मैं किसी और को ब्लेम कर रही हूँ कि भैया तेरी वजह से दूषित हवा हुई है, तो क्या वो दूषित हवा सिर्फ उसी को इन्फ्लुएंस करेगी, नहीं ना, मुझे भी तो करेगी ना, क्योंकि वो मेरे भी तो अराउंड है। तो वहां पे ब्लेम गेम नहीं चलता है, वहां पे आपको बस ये रियलाइज करना पड़ता है कि भैया दूषित हवा हो रही है तो ये सबको ही नेगेटिव इन्फ्लुएंस करेगी। तो वहां से ये बोलते हैं कि क्यों ना हम मैनेजमेंट में ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करें कि कंपनी क्या करे, इको फ्रेंडली वे से चीजें प्रोड्यूस करें जिसके कारण हम कंपनी को मतलब हम पोल्यूशन में कॉन्ट्रीब्यूशन अपना कम कर पाए। तो ये हो गए हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब सोसाइटी क्या क्या एक्सपेक्ट करती है मैनेजमेंट से। फिर आते हैं हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ये बोलते हैं एडिक्वेट सैलरी, मतलब यहाँ पे लोगों इंडिविजुअल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोग क्या चाहते हैं, अच्छी सैलरी मिले काम करने की, गुड वर्किंग कंडीशन, मतलब आपको जहाँ पे आप काम करने जाते हो अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले, आप खुश होके वहाँ से वापस आओ, हमेशा क्रिब ना करते रहो। अच्छी मैनेजमेंट होगी, हर चीज़ अच्छे से चलेगी, तो आपके अंदर ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। प्योर रिकग्निशन, मतलब आउट ऑफ एवरीबडी यू आर गेटिंग रिकग्निशन, अगर आप कुछ काम करके देते हो तो आपको उसकी बढ़ाई तारीफ सुनने को मिलती है। फिर बोलते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कोई भी इंसान जब किसी जॉब को ऑक्यूपाई करता है तो वो अपनी करियर के बारे में सोचता है, वो अपनी ग्रोथ के बारे में भी सोचता है। तो अगर आप उसे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे बिठा के प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, प्रॉपर डेवलपमेंट देंगे, तो कहीं ना कहीं उससे उसका भी उद्धार हो रहा है। आप बोलो आपने एक बंदे को हायर किया, उससे काम करा रहे हो, रेपुटेशन वे में वही काम कराते जा रहे हो क्योंकि जबकि चीज़ें अपडेटेड हो चुकी हैं, तो ऐसे सिनेरियो में उस इंसान की ग्रोथ नहीं होगी, आपकी ग्रोथ हो जाएगी लेकिन उस इंसान की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो अगर आपको उसकी भी ग्रोथ करवानी है अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के साथ, तो आपको उसको प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देते रहना चाहिए, उसे अपडेटेड रखते रहना चाहिए। नई चीज़ें कुछ आई हैं तो उसको भी सिखाओ ताकि उसका भी पर्सनल लेवल पे क्या हो, बेनिफिट हो, ताकि कल वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है तो उसको बाहर काम ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं हो, वो अपडेटेड रहे। देन ये बोलते हैं सोशल रिकग्निशन, जब हम अच्छा कमाते हैं, अच्छा काम कर रहे होते हैं, हर तरफ से हमें रिकग्निशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो हम सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेड फील करते हैं और कहीं ना कहीं वो चीज़ भी हमें क्या देती है, थोड़ी सी खुशी देती है। तो ये ऑब्जेक्टिव थे पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो कि हम मैनेजमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये बोलते हैं मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बने होते हैं, फिर होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो कि सोसाइटी के लिए बने होते हैं, और फिर आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो कि पर्सनल इंडिविजुअल्स के लिए बने होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम इसे इंडिविजुअली पढ़ेंगे, इसे इंडिविजुअली पढ़ेंगे और इसे इंडिविजुअली पढ़ेंगे। दिस वाज द कंबाइंड वीडियो। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में, तो आप जितना इस वीडियो में पढ़ाया गया उतना लिख दीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर वो आपसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अलग से पूछते हैं तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा।
आई होप आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बता दीजिए, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो magnetbrains.com पे जाके आप नोट्स भी ले सकते हैं। दैट्स आवर ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू so much for watching this video. Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के मीनिंग और पॉइंट्स के बारे में। सी इन माई प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि अगर हम कभी मैनेजमेंट की तरफ टिल्टेशन शो करते हैं, अगर हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हमें क्यों ज़रूरी लगता है और कैसे मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में मदद करता है, उस पॉइंट के बारे में है। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं तो इनसे इंडिविजुअली क्वेश्चन आ सकते हैं। जानते हैं हम लिखा क्या है इसमें। ये बोलते हैं These objectives aim at prosperity and growth of the organization. ये जो ऑब्जेक्टिव है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, ये कंपनी की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं और उसकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करते हैं, कैसे कंपनी को प्रॉस्परस बनाएं उसके बारे में बात करते हैं। Generally, it is assumed that profit maximization is the main objective of every organization, but it is not true. जब भी किसी बच्चे से पूछा जाए कोई इंसान बिजनेस क्यों खोलता है, तो उसका आंसर होता है मैम प्रॉफिट गेन करने के लिए। ये यहाँ पे बोलते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव और सोल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट गेन करने का नहीं होता है। हाँ, प्रॉफिट बहुत एसेंशियल पार्ट है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, क्योंकि देखिए प्रॉफिट होगा तभी तो कल के लिए आपको पैसे मिलेंगे उसमें री इन्वेस्ट करने के लिए। प्रॉफिट नहीं आएगा, लॉस हो रहा होगा, तो फिर आपको बार बार कहीं बाहर से थोड़ी ना पैसे मिलते रहेंगे उसमें इंट्रोड्यूस करने के लिए बिजनेस में। तो प्रॉफिट बहुत ज़रूरी पार्ट है किसी भी बिजनेस का, लेकिन वो सोल रीज़न नहीं है कि कोई भी इंसान मतलब कंपनी खोले। तो बेसिकली ये बोलते हैं जिन लोगों को ऐसा लगता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ द ओनली थिंग जो किसी भी कंपनी को चाहिए होती है, तो ऐसा सही नहीं है, वो गलत सोचते हैं। ये क्या है? गलत सोच है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। Then they say the managers try to develop and attain variety of objectives in all management areas. हर एक मैनेजर कोशिश करता है कि वो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव्स को एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अटेन कर सके। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, बहुत अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, तो मैनेजर्स का काम होता है कैसे उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करवाना है कंपनी को, वो पर्टिकुलर चीज़ मैनेजर्स का काम रहता है। The 3 important organizational objectives of a manager are survival, profit, growth. ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये 3 चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा मेन होती हैं कंपनी के लिए। अब जो बच्चे बोल रहे थे सिर्फ प्रॉफिट होता है, उनको पहले ही पता चल गया कि भैया 3 चीज़ें हैं, और 3 के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। किसी भी कंपनी को अगर आगे पहुंचाना है, उसके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचना है, तो मैनेजमेंट को इन तीनों चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, एंड दैट टू इन अ सीक्वेंस। मैं आपको बता चुकी हूँ ये तीनों चीज़ें सीक्वेंस में होती हैं, और कैसे वो भी बता देती हूँ। पहले ये देख लेते हैं। ये बोलते हैं द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है सर्वाइवल का, कि वो कैसे सर्वाइव करेगी, वो कैसे कॉम्पिटिटर्स के बीच में अपनी पोजीशन बनाएगी। मान लीजिए आप किसी क्लास में जाते हैं, नए नए गए हैं आप उस क्लास में, वहाँ पे ऑलरेडी 10-12 बच्चे थे जो बहुत अच्छा पढ़ते थे, तो क्या वहाँ पे आप जाते ही आपका मेन मोटिव होगा कि आपको टॉपर बनना है? नहीं, पहले आपका मेन मोटिव होगा कि उनके बीच में अपनी पोजीशन बनानी है, उसके बाद टॉपर बनेंगे और उसके बाद हम क्लास के टॉपर बनेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, उस ग्रुप में अपनी पोजीशन बनानी है। तो यहाँ पे आउट ऑफ एवरी कॉम्पिटिटर अगर आपको अपना नाम बनाना है, सरवाइव ही करना है उनके बीच में, तो
तो आप हमारा ये फर्स्ट फंक्शन देखिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट एम यही होता है कि वो सबके बीच में सरवाइव कर सके, कभी भी कुछ ऐसा ना हो कि उसको चलते ही मतलब खुलते ही बंद होना पड़े। सेकेंड ये बोलते हैं प्रॉफिट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मैम अभी तो आपने बोला था ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता और अब आप बोल रहे हैं ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो बेटा मैंने जब बोला था कि ये मेन ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसके साथ मैंने एक लाइन भी ऐड करी थी कि बिना प्रॉफिट के आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला पाएंगे। अगर आपको चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन चले तो आपको प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पैसे होंगे तभी तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, तभी तो आप कल के लिए उस पैसे को री इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ऐसे सिनारियो में आपको प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। ये बोलता है प्रॉफिट सिर्फ नाम के लिए काफी नहीं है, सर्वाइवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप बताइए आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपको लॉस 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 हो रहा है, क्या हम बोल सकते हैं आप सर्वाइव कर पा रहे हो? सर्वाइवल का तो मतलब ही यही होता है जब आप अपनी कॉस्ट को बेयर कर पाओ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें से कमा पाओ। आपने कोई बिजनेस खोला, वो आपको प्रॉफिट लाके ही नहीं दे रहा, मतलब जितना आप लगाते हो उससे ज्यादा ही आपका स्पेंड हो जाता है और वापस उतना आता भी नहीं है। ऐसे सिनेरियो में क्या आप सरवाइव कर पा रहे हो? खुद क्वेश्चन का आंसर दो। नहीं कर पा रहे हो तो सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्या करो, अपने प्रॉफिट्स मतलब अपने बेसिक नेचर के प्रॉफिट्स को कमाओ। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बेयरिंग रिस्क। ये बोलते हैं प्रॉफिट एक किस्म का क्या है, रिवॉर्ड है, अवार्ड है, जो कि हम किसको देते हैं? बिजनेसमैन को देते हैं। और ये अवार्ड उसको क्यों मिल रहा है? किसी भी इंसान को अवार्ड कब मिलता है? जब उसने कुछ अच्छा काम किया होता है, कुछ अलग काम किया होता है। तो यहाँ पे बिजनेसमैन बहुत सारा रिस्क लेता है, इसलिए हम उसे इन रिटर्न क्या देते हैं? प्रॉफिट देने का काम करते हैं अवार्ड के रूप में। Then they say growth. Business organization must grow and expand their activities. You know, आपने इतना सा बिजनेस खोला, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बट आप इतने से बिजनेस में खुश हो, तो क्या आप कभी ग्रो कर पाओगे? आप कभी अपना उतना नाम बना पाओगे? नहीं ना। हर बिजनेसमैन क्या सोचता है कि पहले मैं इतने में ही सर्वाइवल कर लूं, जब थोड़ा मेरा नाम बढ़ने लग जाएगा तो मैं और ग्रो करना शुरू कर दूंगा, और जब मैं और बड़ा हो जाऊंगा तो मैं और बड़ा ग्रो करना शुरू कर दूंगा। व्हाट डू यू थिंक, ये मतलब जो भी अंबानीज हैं, जो ये टाटाज हैं, इनका नाम कैसे बना? क्या इन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रखा था कि भैया इतना प्रॉफिट हो गया, इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ मतलब नहीं है? नहीं, इन्होंने और सोचा और सोचा और बड़े बने और बड़े बने। तो उसकी वजह से ये बोलते हैं कोई भी बिजनेस जब अपना सर्वाइवल देख लेता है, प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देता है, तो उसके बाद वो एक्सपैंड करने के बारे में सोचता है, ग्रो करने के बारे में सोचता है। और ग्रो आप बहुत सारे अलग अलग वेज से कर सकते हैं, लाइक अपनी सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी ब्रांचेस इंक्रीज कर सकते हैं, अपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आप अलग अलग वेज में अलग अलग चीज़ों को इंक्रीज करके ग्रोथ दिखा सकते हैं। और एक सीक्वेंस की बात रह गई जो मैं आपको बता रही थी। कोई भी पर्टिकुलर कंपनी आएगी, सबसे पहला मेन उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सर्वाइव करने का, कि भैया सर्वाइवल हो गया, उसके बाद हम देख सकते हैं चीज़ों को। सर्वाइव कर लिया, फिर उनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि भैया थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, और फिर प्रॉफिट अर्न कर लिया तो फिर वो सोचेगा यार अब तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, क्यों ना हम बिजनेस को बढ़ाएं। सबकी सोच यही रहती है। एक से दूसरी फैक्ट्री खुलती है, दूसरी से तीसरी फैक्ट्री खुलती है, और तीसरी से चौथी फैक्ट्री खुलती है। इसी तरह से सीक्वेंस में तो चलती हैं चीज़ें। तो पहले सर्वाइवल आपका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, फिर प्रॉफिट आपका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, और लास्टली आता है आपका ग्रोथ। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि हम मैनेजमेंट की मदद से अचीव करना चाहते हैं, अटेन करना चाहते हैं। So this is the first point of our objectives of management. I hope आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद social और personal बचे हुए हैं जो हम next videos में cover करने वाले हैं। So stay tuned for that. And if you want notes of this chapter तो magnetbrains.com से जाके आप notes ले सकते हैं। That's our official website जिसका link is provided in the description box. Thank you so much for watching this video. Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में।
हमने बात की थी कि मैनेजमेंट की कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसमें पहला आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, फिर आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और फिर आता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम पढ़ चुके हैं, इस पूरी कॉन्सेप्ट को ओवरऑल हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। यहाँ पे हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स को इन अ डिटेल्ड वे डिस्कस करने वाले हैं। ये बोलते हैं social objectives of the organization deals with the commitment of the organization towards the society. ओके, सो यहाँ पे एक वो आया है कि ये आपकी ऑब्लिगेशन होती है, ये आपकी कमिटमेंट होती है आपकी सोसाइटी के लिए। तो किसी भी नॉर्मल इंसान के दिमाग में ये चीज़ आ सकती है कि भैया मैं काम कर रहा हूँ अपने लिए, जब मैं एफर्ट्स खुद लगा रहा हूँ तो उससे आने वाले जो रिवॉर्ड्स होंगे वो भी मैं अपने पास ही रखूँगा। तो मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ? अपने लिए कर रहा हूँ। मैं बिजनेस किसके लिए चला रहा हूँ? अपने लिए चला रहा हूँ। तो ऐसे सिनेरियो में मैं सोसाइटी के बारे में क्या सोचूं और क्यों सोचूं? सिंपल सी बात है, जब भी आप कोई काम करते हैं, आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, आप सोसाइटी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोलता है जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं सोसाइटी के बारे में क्यों सोचूं? तो उसका आंसर इसको सामने वालों ने दिया कि बेटा आपको रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलते हैं, आपको ह्यूमन लेबर कहाँ से मिलती है, आपके प्रोडक्ट्स खरीदता कौन है, कौन खरीदता है? सोच के देखिए। आपको रॉ मटेरियल्स मिलते हैं आपकी एनवायरनमेंट से, विच इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। आपको अपना ह्यूमन लेबर मिलता है सोसाइटी से। आपके मटेरियल्स खरीदे भी जाते हैं किसके द्वारा? सोसाइटी द्वारा। तो ऐसे में जब आपका बिजनेस चल ही सोसाइटी की वजह से रहा है तो क्या आपका कोई कमिटमेंट नहीं बनता टूवर्ड्स सोसाइटी? बनता है ना। तो ये बोलते हैं भैया सिंपल सा लॉजिक है, जब हर चीज़ आप ले सोसाइटी से रहे हो तो इन रिटर्न कुछ करना भी तो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? तो यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव्स इसलिए अराइज हुए, सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने बोला कि सोसाइटी हमें बहुत कुछ देती है, तो इन रिटर्न आपका भी फर्ज बनता है सोसाइटी को कुछ देने का। एक हाथ लो दूसरे हाथ दो, यही चलती है ना कॉन्सेप्ट हमेशा। हमने किसी से फेवर लिया है तो हमें इन रिटर्न उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो आप सोसाइटी से इतने ज़्यादा फेवर्स ले रहे हो, उसके बाद उसके बारे में कुछ करना हो तो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैं क्यों करूँ? ये तो सही बात नहीं है, ये तो गलत बात है। तो बेसिकली ये बोलते हैं कि सोसाइटी ने हमें बहुत कुछ दिया और इन रिटर्न हमारा भी फर्ज बनता है सोसाइटी को कुछ देने का। Then they say business organizations are the part of society. एक बात और है कि सोसाइटी के अंदर ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी अलग है और आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी का जब आप खुद ही पार्ट हैं तो ऐसे सिनेरियो में आप उससे अलग कैसे रह सकते हैं? वो बोलते हैं ना पानी में रह के मगरमच्छ से बैर, तो वो नहीं कर सकते आप। सोसाइटी मतलब आप पानी में रह रहे हैं और आप उसी से बैर करने के बारे में सोच रहे हैं, आप उसी के बारे में उल्टा सोच रहे हैं, या आप उसी के लाइक पॉजिटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे, तो ऐसा तो नहीं चल सकता ना। तो यू आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, तो यू विल हैव टू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर सोसाइटी ऑल्सो। दे अर्न बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। ये बोलते हैं कि भैया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी अर्निंग कैसे चलाते हैं? सोसाइटी के रिसोर्सेज इस्तेमाल करके। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैंने आपको डिफरेंट रिसोर्सेज के बारे में भी बता दिया, तो यहाँ पे आप वो सारे रिसोर्सेज के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल्स हमें वहाँ से मिलते हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स हमें वहीं पे बेचने का मौका मिलता है, और एट द सेम टाइम जो हम अपना ह्यूमन लेबर आते हैं वो भी यहीं से लाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप साथ में लिख सकते हो। Then they say the major social objectives of the organization are, मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं? मतलब यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव में आप क्या क्या कर सकते हो सोसाइटी के लिए। तो फर्स्ट दे से सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। आपको क्या करना है? अच्छे प्रोडक्ट्स देने हैं सोसाइटी को, और वो भी कम दामों पे। ये कह रहे हैं कि भैया देखो, सस्ते दामों पे चीज़ें तो कोई भी दे सकता है सोसाइटी को, लेकिन क्वालिटी भी इंश्योर करना सस्ते दामों में, यही तो चैलेंज है। तो आपको बीइंग अ बिजनेस हाउस सोसाइटी को अच्छे प्रोडक्ट्स डिलीवर करने हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर करने हैं, और उसके साथ उन क्वालिटी प्रोडक्ट्स का प्राइस भी कैसा होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको इंश्योर करनी पड़ेगी।
कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स डिज़ायरेबल सिविक एक्टिविटीज़, अगर आपको लगता है कि किसी सिविल एक्टिविटी में आपका कुछ रोल हो सकता है, आप किसी एरिया में किसी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके चीज़ों को अच्छा बना सकते हैं, तो वो भी आप ज़रूर कीजिए, इससे भी भला हो जाएगा। जो डोनेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, कंट्रीब्यूशन के लिए कुछ इवेंट्स अरेंज की जा सकती हैं, उनमें भी पार्टिसिपेशन रखिए अपना। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, आप सोसाइटी के ह्यूमन लेबर को क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं। जब आप उन्हें एम्प्लॉयमेंट देंगे तो उन्हें क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। थोड़ी सैलरी वो खर्च करेंगे, थोड़ी वो सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, जिससे उनकी बनेगी वेल्थ। गोल्ड खरीद लिया, घर खरीद लिया किसी एम्प्लॉय ने, तो उनका क्या हो रहा है, इकोनॉमिक वेल्थ इंक्रीज हो रही है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएट करने में, इकोनॉमी की पूरी बेसिक मतलब बोलना चाहिए हमें, वो क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, आप एग्जिस्टेंस में हो, इसी वजह से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। मतलब आपके एग्जिस्टेंस में होने से लोगों को रोज़गार मिल रहा है, तो ये भी क्या है, सोसाइटी के लिए एक भले की चीज़ है, क्योंकि सोसाइटी में एवरीवन वांट्स टू बी एम्प्लॉयड, राइट। कोई भी अनएम्प्लॉयड तो नहीं बैठना चाहता। और अगर आपका बिजनेस एग्जिस्टेंस में है और आप लोगों को हायर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयड बना रहे हो। तो यहाँ से आप क्या कर रहे हो, सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो। देन दे से फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी। समटाइम्स ऐसा होता है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को किसी पैसे की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, और आप कंट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर से मैं बोलती हूँ, ऐसी कम्युनिटी है ब्लाइंड्स की, तो उसमें आप अगर उनका कुछ भला कर दो, उनको कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स दे दो जो उनके लिए काम में आ सकते हैं, ब्रेल वगैरह में काम आ सकते हैं, तो ऐसे सिनेरियो में आप उनकी क्या कर रहे हो, फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहे हो, मतलब पैसे दे के या फिर प्रोडक्ट्स दे के। फिर ये बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपने सुना होगा बहुत सारे बिजनेस हाउसेस अपने यहाँ पे इंटर्नशिप अलाउ करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स 1 महीना 2 महीना स्कूल से कॉलेज से फ्री होता है, वो यहाँ आके इंटर्नशिप कर लो। तो ऐसे में आप उन लोगों की एजुकेशनल वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, प्लस एट द सेम टाइम आप उनकी वोकेशनल मतलब उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जो आदत है उनके अंदर डेवलप कर रहे हो। इंडिया में यूजुअली पाया जाता है कि लोग थ्योरेटिकली चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं, थ्योरी पढ़ने में हम लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उन्हीं सब चीज़ों को हम अच्छे से नहीं करते हैं। प्रैक्टिकल सिनेरियो में कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। तो ये बोलता है अगर आप ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह रखोगे, तो ऐसे में सामने वाले मतलब जो हमारे यहाँ के यूथ हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर पाएंगे, विच इज़ अगेन बहुत अच्छी बात होगी हमारे फ्यूचर के लिए। देन दे से participating actively in social service projects of governments and NGOs। ये बोलते हैं भैया जितने भी सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट्स के या फिर NGOs के, उसमें पार्टिसिपेट करो। अगर आपने देखा होगा तो नीता अंबानी बहुत ऐसे NGOs के साथ एसोसिएटेड है, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में जाती रहती है जो चैरिटेबल नेचर के होते हैं। तो वो क्यों जाती हैं, क्योंकि वो अच्छी मैनेजमेंट का एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हैं। यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल करो जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। ऐसा नहीं है कि आपकी इंडस्ट्री से वेस्ट निकला है, आप उसे पानी में बहा रहे हैं, आप उसे लैंड में डंप कर रहे हैं, या फिर आप उसको कहीं पे भी छोड़ रहे हैं खुले में। ऐसा नहीं, आपको अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये एनवायरनमेंट आपकी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने वाली है। तो ऐसे सिनेरियो में अपने जो भी प्रोडक्शन मेथड्स हैं उनको इको फ्रेंडली रखो, अपने एनवायरनमेंट फ्रेंडली रखो। Then they say providing employment opportunities to weaker section of the society। बहुत गवर्नमेंट ऑफिसेज में तो ऐसा होता है कि वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशंस होती हैं, SC STs के लिए, जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स होते हैं, जो हैंडीकैप लोग होते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन होती है। लेकिन यूजुअली ये चीज़ प्राइवेट में नहीं होती है। बट ये बोलते हैं अगर आपके ऑफिस में ऐसी कोई पोजीशन है जो किसी हैंडीकैप द्वारा ऑक्यूपाई की जा सकती है, तो उस सिनेरियो में आप उसे ज़रूर इन्वाइट कीजिए अपनी इंडस्ट्री में काम करने के लिए। साइट वर्क नहीं है, एक टेबल पर बैठना है, तो कोई भी लाइक व्हील चेयर वाला इंसान उस टेबल पर बैठ के अपना काम कर सकता है। तो ऐसे सिनेरियोज में आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी ऑब्लिगेशंस हैं टूवर्ड्स योर सोसाइटी, विच इज़ आपका फ़र्ज़ बनता है करने का।
सी ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको करना ही है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है एक्सेप्ट CSR, जिसमें भी ये रहता है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा टर्नओवर क्रॉस कर रहे हो, नेट प्रॉफिट क्रॉस कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा देना पड़ता है अपना नेट प्रॉफिट का हिस्सा, किसको, गरीब लोगों को या फिर चैरिटेबल पर्पसेस में। लेकिन उसके अलावा एज सच तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये आपके मॉरल वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, आप कितने डेडिकेशन से इन ऑब्जेक्टिव्स को निभाते हो। और कहीं ना कहीं आजकल देखा जा रहा है हमारे यहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यूजुअली इस तरफ टिल्ट हो रही हैं, क्योंकि इससे बनती है उनकी गुडविल। लोग अपनी एडवर्टीजमेंट करने पे, अपनी मार्केटिंग करने पे इतने पैसे स्पेंड कर देते हैं, उससे बढ़िया यही पैसे आप कहाँ लगा दें, सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे लगा दें। जैसे आपने पैसे सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे लगाए वैसे ही आपको मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, क्योंकि आप कोई सोशल इवेंट करेंगे और उसको मीडिया कवर करने आएगी, मीडिया कवर करेगी तो आपकी तो प्रमोशन वैसे ही हो गई। तो ये एक आजकल के टैक्ट्स हैं, कैसे इन सब ऑब्जेक्टिव्स को इस्तेमाल करके अपनी प्रमोशन करने का। आई होप आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे। इसके बाद बचे हैं हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। नोट्स चाहिए तो magnetbrains.com पे जाके आप नोट्स भी ले सकते हैं। दैट्स आवर ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल एंड इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स या फिर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। एज यू कैन सी, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको 3 नाम से जाना जाता है। तो आप अगर इनमें से कोई भी नाम देखें अपने उसमें क्वेश्चन पेपर में तो समझ जाइएगा वो बात कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में। ओके, सो पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, पर्सन से रिलेटेड होगा? बिल्कुल यस, ये वो ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का जो कि पर्सन्स में डील करता है, जो कि लोगों के बारे में बात करता है और जो बोलता है कि भैया हमारा सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम हमारे यहाँ पे जो लोग हैं या हमारे से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी तरक्की के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी ग्रोथ के बारे में भी सोचें। तो हमने बात करी किसके बारे में? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। It says individual objectives are related to employees of the organization. जो लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके बारे में सोचना भी कहीं ना कहीं हमारी ही मैनेजमेंट का फ़र्ज़ बनता है। अब क्वेश्चन आएगा, भैया एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो सैलरी दे रहे हैं हम उनको, इसमें क्या फ़र्ज़ है, अब उसके अलावा क्या करें हम उनके लिए? तो एक चीज़ देखिए, वो अपनी लाइफ के कुछ क्रूशियल ईयर्स आपको दे रहे हैं, ठीक है? वो अपनी लाइफ के हर अपने दिन के अपने मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको दे रहे हैं। ऐसे सिनेरियो में क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता टूवर्ड्स देम कि आप भी उन्हें इन रिटर्न कुछ दें? बिल्कुल बनता है। देखिए, वो काम कर रहे हैं, आप उनकी सैलरी दे रहे हैं, दैट्स वन अरेना, लेकिन वो अपनी लाइफ के इतने इम्पॉर्टेंट ईयर्स आपकी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। ये सोचिए, अगर कोई इंसान अच्छा काम करेगा तो उससे तरक्की किसकी होगी? आपकी होगी, उनकी होगी? उनकी नहीं होगी एज सच, हो सकती है लेकिन उनकी एज सच नहीं होगी। यहाँ पे ज़्यादा तरक्की आपके होने के चांसेस है, बिकॉज यू आर द बॉस। अगर जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपका होगा, फिर यू कैन डिसाइड उसको उसका पार्ट देना है कि नहीं देना है। लेकिन वो आपकी तरक्की के लिए काम कर रहा है, वो अपने लिए काम नहीं कर रहा, उसका सारा काम कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो ऐसे सिनेरियो में आपका फ़र्ज़ बनता है उसके बारे में सोचने का, उसकी ग्रोथ के बारे में सोचने का। तो इसीलिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हमारे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में ऐड हुए थे। इनिशियली ऐसा नहीं होता था। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो किसी भी बिजनेस हाउस का मेन मकसद होता था प्रॉफिट अर्न करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें आगे बढ़ी, जब लोग थोड़ा सा अपने राइट्स को लेके अवेयर हो गए, जब चीज़ें नॉर्मल होने लग गई, लोग अपने राइट्स को समझने लग गए, लोग समझने लग गए कि उनका क्या रोल बनता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन्होंने ये सब चीज़ें डिमांड करनी शुरू कर दी। और आजकल अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस वही मानी जाती हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अलग अलग तरह के मौके देती हैं। यहाँ ये बोलता है, एज एम्प्लॉयज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एवरी कंपनी एंड सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये बोलता है, देखो
हम आईटी सेक्टर की बात कर लें, हम हैवी मशीनरी वाली इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी बात कर लें, अल्टीमेटली सबको रन करने के लिए चाहिए होता है एक ह्यूमन एम्प्लॉय, राइट। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि भैया आप किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, आप कैसे भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लीजिए, जब तक लोग नहीं होंगे उसमें वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगी। तो हमारे लिए कहा जा सकता है सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है क्या, इंसान। अब जब वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है तो उस रिसोर्स को अच्छे से प्यार से रखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी बनती है। अब आप देखो, मैंने एक इंडस्ट्री खोली, उसमें मैंने एम्प्लॉयमेंट पे रखा 2 लोगों को, एक को मैं बहुत फेवरेटिज्म शो करती हूँ, एक की मैं बहुत तारीफ़ें करती हूँ, एक को मैं बहुत प्रेज़ करती हूँ, लेकिन ऑन द अदर साइड मैं दूसरे की बहुत बुराइयाँ करती हूँ और उसके मुंह पे करती हूँ और उसको बहुत गंदा गंदा बोलती हूँ। जब ये इंसान है ना जिसकी मैं अप्रिसिएशन करती हूँ, ये दिल से काम करेगा, हमेशा देखना इसके काम में अलग से झलकेगा कि भैया इंसान ने दिल से काम किया हुआ है। लेकिन जिसको मैं हमेशा टोकती रहती हूँ, बुरा बोलती रहती हूँ, वो भी कहीं ना कहीं क्रिप करेगा, वो भी कहीं ना कहीं वो करेगा कि यार ज़बरदस्ती काम करना पड़ रहा है, नाखुश होकर काम करेगा। आप खुद अपने बारे में ही सोच लीजिए, जो टीचर क्लास में आपको प्यार से रखता है आप उसका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ते हो, लेकिन जो टीचर आपको बिल्कुल धुतकार के रखता है उसका सब्जेक्ट पढ़ने का आपकी इच्छा ही नहीं होती। तो ऐसे हम क्या करते हैं, लोगों की मेंटालिटी के साथ चीज़ों को एसोसिएट कर देते हैं। आपका बॉस आपसे बहुत अच्छा है तो आप मन से काम करोगे, आपका बॉस आपसे बहुत बेकार है तो आप मन से काम नहीं करोगे। तो सेम चीज़ ये बोलता है, अच्छा और सेटिस्फाइड एम्प्लॉय ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो उस एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करने के लिए लगेंगे कुछ स्टेप्स, लगेंगे कुछ मेजर्स, जो कि हम पढ़ते हैं क्या क्या है यहाँ पे। द मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट आर कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। अब इंसान काम कर रहा है दिल्ली में, ठीक है, उससे आप काम करा रहे हो 7 घंटे, ठीक है। दिल्ली में वैसे इतना ट्रैफिक होता है, आने जाने में उसको 2 घंटे लग जाते हैं, दैट टू मेट्रो से आना पड़ता है क्योंकि उतनी तो सैलरी उसकी है नहीं कि भैया वो हर रोज़ कैब करके आए। ऐसे सिनारी में आप उसको सैलरी दे रहे हो सिर्फ 5,000 रुपये, 7 घंटे दिन के आप उससे काम करा रहे हो और आप उसको सैलरी कितनी दे रहे हो, 5,000 रुपये। ऐसे सिनारियों में क्या ये सैलरी उसकी देख रेख के लिए सही है? क्या आपको लग रहा है ये कॉम्पिटिटिव सैलरी है, जो उतनी उसको मिलनी चाहिए तो उतनी है, जितने उसके एक्सपेंडिचर्स हो रहे होंगे उसके कंपैरिजन में उतनी है? आंसर होगा नहीं। तो बेसिकली व्हाट दे से कि भैया किसी को भी आप सैलरी देते हो, अपने एम्प्लॉयज़ को आप सैलरी देते हो, तो ये याद रखो कि उनकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी होनी चाहिए उस सैलरी से। मतलब अब देखो, अब इससे एक और क्वेश्चन निकल सकता है कि मैम फाइनेंशियल नीड्स तो कभी किसी की पूरी होती ही नहीं है। आप ऐसा सोचो, मुझे आज 30,000 रुपये मिल रहे हैं, कल 40,000 मिलेंगे, परसों 50,000 मिलेंगे, मेरे एक्सपेंडिचर्स भी उसके अकॉर्डिंग क्या होते रहेंगे, इंक्रीज होते रहेंगे, तो मैं सेटिस्फाइड तो ऐसे कभी नहीं होंगी। लेकिन एटलीस्ट मुझे ये तो तसल्ली है मेरी बेसिक नीड्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। तो किसी भी इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए उसकी सैलरी से, तभी वो खुश रह सकता है। देन दे से promotion, training, personal growth and development of employees to fulfill their self-esteem and other higher levels needs of employees। ये बोलते हैं भैया देखिए, मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ, मुझे टाइमली प्रमोशन मिल जाएगा तो मुझे लगेगा कि मेरा काम करना सामने वाले के द्वारा रिकग्नाइज किया गया है, सामने वाले ने कंसिडर किया है कि भैया ये लड़की ज़्यादा काम कर रही है। आप काम करते जाओ, सामने वाला रिकग्नाइज ही ना करे, क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आप अपनी ये कांस्टेंट वो मेंटेन कर पाओगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ऐसे सिनेरियो में ये बोलते हैं कि भैया टाइमली प्रमोशन दीजिए, इंक्रीमेंट दीजिए, जब जिस चीज़ की ज़रूरत है वो दीजिए। तो ऐसे में वो सामने वाला इंसान विल बी क्वाइट सेटिस्फाइड विद द जॉब, और उसको वो सेल्फ एस्टीम वाली फीलिंग भी आएगी कि हाँ मेरा ईगो सेटिस्फाई हो रहा है इस जॉब में। Peer recognition, self-respect, respect for colleague to fulfill social needs। ये बोलते हैं कुछ तो हो जाते हैं आपके फाइनेंशियल नीड्स, कुछ होती हैं आपकी सोशल नीड्स। मतलब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जा रही हूँ, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, सब मुझे एवं ही ट्रीट करते हैं, तो ऐसे सिनेरियो में क्या मेरे को मज़ा आएगा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए? नहीं आएगा। बट कहीं पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखा जा रहा है, मतलब अच्छे से देखा जा रहा है, आपको अच्छी से इज्जत दी जा रही है, ऐसे सिनेरियो में आप खुश होंगे और आपको लगेगा यार वाकई में अच्छा वो है ऑर्गेनाइजेशन में, आप दिल से काम भी करेंगे। तो सोशल नीड्स के चलते हुए लोग दिल से काम करना पसंद करते हैं।
गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। मेरे से मेरा बॉस क्या माइंड में काम करवा रहा है, दैट टू मास्क भी नहीं दिया, हेलमेट भी नहीं दिया, कोई गेयर्स भी नहीं दिए, ऐसे सिनेरियो में मुझे अच्छा लगेगा? मतलब आप मेरी हेल्थ के साथ, आप मेरी लाइफ के साथ, आप मेरे जीवन के साथ खेल रहे हैं सिर्फ अपना काम पूरा करवाने के लिए। क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। तो ये बोलते हैं जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ काम चल रहा हो जो या तो कंस्ट्रक्शन का हो या ऐसे इस नेचर का हो कि वो आपको हार्म पहुंचा सकता है, ऐसे सिनेरियो में याद रखिएगा कि आप खुश होके काम नहीं करेंगे। आपको खुश होके काम करने का तभी मज़ा आएगा जब आपको सेफ्टी गेयर्स दिए जाएंगे, आपकी हेल्थ के बारे में सोचा जाएगा, आपकी सैनिटेशन के बारे में सोचा जाएगा, तभी आप क्या हो पाएंगे? खुश हो पाएंगे, सेटिस्फाइड हो पाएंगे। वर्कर्स में लूज इंटरेस्ट इन वर्क इफ़ देयर ऑब्जेक्टिव्स आर नेग्लेक्टेड। ये बोलते हैं कि अगर आपने ये ऑब्जेक्टिव्स या इसके अलावा और जितने एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपके एम्प्लॉयज़ की आपसे, अगर आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है आपके यहाँ काम करने वाले वर्कर्स एक टाइम के बाद अपना इंटरेस्ट लूज़ कर जाए और वो अपनी एफिशिएंसी खो दे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उतना कंट्रीब्यूट ना करें जितना करना चाहिए। आई हैव पर्सनली सीन सम पीपल जिन्होंने इनिशियली ज्वाइन किया क्लास, मतलब कोई जॉब, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बहुत अच्छा वो किया, लेकिन आफ्टर अ वाइल व्हेन दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भैया उनको उनके काम की रिकग्निशन नहीं मिल रही है, सब उन्हें फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इतने आइडल हो गए कि आज वो बिल्कुल काम ही नहीं करते, बस नाम के पैसे लेते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं अगर आप सामने वाले इंसान को उसके क्रेडिट ना दें, उसके काम का वैल्यू ना समझें या फिर उसके काम को रिकग्नाइज ना करें। मैनेजमेंट मस्ट ट्राई टू बी इंटरेस्टेड द पर्सनल विद द ऑब्जेक्टिव्स। ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट को हमेशा ट्राई करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को साथ में लेके चलने के लिए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि हम पढ़ेंगे कभी ना कभी इसी क्लास में, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये समझिए कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को साथ लेके चलना भी एक काइंड ऑफ टास्क होता है मैनेजमेंट के लिए। आई होप आपको ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैनेजमेंट के एक और पार्ट के बारे में, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड इफ़ यू वांट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर तो magnetbrains.com पे जाके आप नोट्स ले सकते हैं। दैट्स आवर ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक इज़ प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।